स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं नहीं है। आज का हमारा टॉपिक मुस्लिम शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, जो कि प्राचीन शिक्षा में आता है। प्राचीन भारतीय शिक्षा में मुस्लिम शिक्षा का एक विशेष महत्व है, विशेष स्थान है। तो उसकी क्या विशेषता थी, आइए देखते हैं मुस्लिम शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं। भारत पर मुसलमानों के आक्रमण और तदुपरांत इस देश में मुस्लिम शासक की स्थापना के कारण यहाँ की प्राचीन शिक्षा प्रणाली जर्जर होकर अतीत के गर्त में विलीन होने लगी और उसके स्थान पर एक नवीन शिक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ। मुसलमानों की यह नवीन शिक्षा प्रणाली इस देश में लगभग 600 वर्ष तक प्रचलित रही और मकतबों के रूप में इसके अवशेष आज भी यत्र तत्र दिखाई देते हैं। इस शिक्षा प्रणाली में कुछ ऐसी विशेषताएं थीं जिन्होंने भयंकर विप्लवों और राजनीतिक संघर्षों के मध्य भी इसको जीवित रखा। हम इन विशेषताओं का निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत वर्णन कर रहे हैं। देखिए, इसके टॉपिक हैं, आइए देखते हैं इसे भी। मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था की पहली विशेषता थी व्यवहारिक शिक्षा। मुस्लिम शिक्षा केवल शिक्षा के लिए ही नहीं अपितु व्यवहारिक जीवन के लिए भी थी। परलोक और पुनर्जन्म में विश्वास न करने के कारण मुसलमान शिक्षा को आध्यात्मिक विकास और मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं मानते थे। उनका विश्वास कहाँ थे हम, ये मेरा बेटा बार बार आके मुझे भुलवा देता है कहाँ पे थे, कहाँ थे हम। चलिए हम यहाँ से शुरू कर देते हैं। उनका विश्वास है कि जीवन केवल इसी संसार में है और इसलिए शिक्षा द्वारा व्यक्ति को इस जीवन के लिए तैयार किया जाना चाहिए। अपने इस विचार से प्रेरित होकर उन्होंने शिक्षा को व्यवहारिक रूप प्रदान किया। देखिए, जैसे कि वैदिक शिक्षा है या बौद्ध शिक्षा था, तो उसमें क्या था, वो लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, ठीक है, और तो वो उसी हिसाब से शिक्षा को उन्होंने स्थान दिया था। शिक्षा में उसी हिसाब से पाठ्यक्रम रखा था। लेकिन ये जो मुस्लिम शिक्षा थी, ये पुनर्जन्म में या दर्शन में विश्वास नहीं करती थी, ना मोक्ष प्राप्ति में। ये इसीलिए इनकी शिक्षा व्यवहारिक थी। चलिए इसमें देखते हैं आगे। इस दिशा में औरंगजेब के प्रयास प्रशंसनीय हैं। उसने अपने व्यक्तिगत शिक्षक मुल्ला शाह सलेह की सार्वजनिक रूप में इसीलिए निंदा की क्योंकि उसने उसको व्यवहारिक शिक्षा नहीं दी थी। औरंगजेब ने राजकुमारों के लिए शाब्दिक और शास्त्रीय शिक्षा की अपेक्षा भूगोल, इतिहास, राजतंत्र, सैन्य संचालन और समीपवर्ती राज्यों की भाषाओं की शिक्षा को अधिक उपयोगी बताया। अपनी इसी धारणा के कारण उसने सामान्य बालकों को पाठ्यक्रमों में भी परिवर्तन करने की आज्ञा दी। इन्होंने, जो औरंगजेब था, उसने इसीलिए उनकी निंदा की थी कि उन्होंने शिक्षा को व्यवहारिक नहीं बताया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निःशुल्क शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा की ये विशेषता थी कि निःशुल्क शिक्षा। आइए देखते हैं। मकतबों और मदरसों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी। उनमें शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। इन शिक्षा संस्थाओं के व्यय का संपूर्ण भार इनको स्थापित करने और संचालित करने वाले शासकों या धनी व्यक्तियों द्वारा वहन किया जाता था। जो मुस्लिम शिक्षा थी उसकी ये विशेषता थी कि जो भी मकतब या मदरसे थे उसमें कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता था छात्रों से, बल्कि जो भी उसका खर्चा आता था तो जो मकतब चलाते थे या उनका निर्माण करते थे वही उसका खर्चा भी उठाते थे। मदरसों में निःशुल्क शिक्षा के अलावा निःशुल्क निवास, भोजन और वस्त्रों की सुविधा थी। इब्न बतूता ने इस प्रकार के अनेक मदरसों का वर्णन किया है। उनमें से एक मदरसे के विषय में इब्न बतूता ने लिखा है, यह अति विशाल और भव्य मदरसा है। इसमें छात्रों के रहने के लिए 300 कमरे हैं और छात्रों को दैनिक भोजन और सालाना कपड़ों का खर्च दिया जाता है। आगे इसकी तीसरी विशेषता थी मुस्लिम शिक्षा की व्यक्तिगत संपर्क। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति के समान मुस्लिम शिक्षा पद्धति में भी गुरु और शिष्य का व्यक्तिगत संपर्क था। शिक्षक अपने छात्रों के साथ निवास करता था, अतः वह अपने विचारों और आदर्शों से उनको प्रभावित करके उनकी प्रतिभा, कुशलता
और योग्यता की वृद्धि में निरंतर योग देता था। T.N. सिक्वेरा के अनुसार शिक्षा को व्यक्तिगत प्रक्रिया माना जाता था। शिक्षक को अपने छात्रों के साथ रहना पड़ता था। आगे है इसकी चौथी विशेषता है कक्षा नाटकीय पद्धति। मुस्लिम शिक्षा संस्थाओं में कक्षा नाटकीय पद्धति का प्रचलन था। इस पद्धति में उच्च कक्षाओं के योग्य छात्र या नायक निम्न कक्षाओं के छात्रों को पढ़ाकर शिक्षक के अध्यापन कार्य में सहायता देते थे। मुसलमानों ने इस पद्धति का अपनी सुविधा के लिए प्राचीन भारतीय शिक्षा से ग्रहण किया था। आगे शिक्षक की स्थिति कैसी थी मुस्लिम शिक्षा में? शिक्षक की स्थिति आइए देखते हैं, बहुत जरूरी टॉपिक है क्योंकि इसमें से आ जाते हैं। मुस्लिम युग में शिक्षा के प्रति लौकिक दृष्टिकोण के कारण शिक्षक की स्थिति में परिवर्तन हो गया था। उसकी स्थिति उतनी उच्च नहीं थी जितनी कि प्राचीन भारत में थी। सम्राट औरंगजेब ने अपने शिक्षक मुल्ला शाह सलेह की भेंट करने की प्रार्थना को 3 मास तक ठुकराकर और अंत में भेंट करने पर उसे अज्ञातवास की आज्ञा देकर शिक्षक के प्रति जो व्यवहार का प्रमाण दिया वह उसकी निम्नतर स्थिति का सजीव उदाहरण है। देखिए शिक्षक की स्थिति क्या होगी ये आप इस बात से ही देख सकते हैं कि जब औरंगजेब से उनके जो गुरु थे, जो उनके शिक्षक थे, वो मिलना चाहते थे लेकिन औरंगजेब ने नहीं उनसे मिले और 3 महीने तक ये स्थिति रही कि वो मिलना चाहते थे और वो नहीं मिले। उसके बाद जब मिले तो अज्ञातवास की आज्ञा दे दी। तो किस तरह की स्थिति रही होगी शिक्षक की, तो ये आप इसी बात से जान सकते कि ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं थी। फिर भी जैसा कि डॉक्टर F.E. केई ने लिखा है, शिक्षकों की सामाजिक स्थिति उच्च थी और वे साधारणतः चरित्रवान मनुष्य थे जिनको व्यक्तियों का विश्वास और सम्मान प्राप्त था। जाफर ने लगभग यही विचार इन शब्दों में अंकित किया है। देखिए ऐसी स्थिति के बाद भी ये डॉक्टर F.E. केई इस तरह से लिख रहे हैं तो मतलब औरंगजेब ने ऐसा किया लेकिन मतलब मिली जुली स्थिति समझ आती है कि कहीं कहीं सम्मान भी नहीं था और कहीं कहीं मतलब उन्हें सामाजिक स्थिति उन्हें समाज में सम्मान भी था। चलिए इसे देखते हैं, तब देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है इससे। शिक्षकों का समाज में उच्च स्थान था और यद्यपि उनका वेतन अल्प था तथापि उनको सार्वजनिक सम्मान और विश्वास प्राप्त था। औरंगजेब जो थे वो औरंगजेब जो था वो ये सोचता था कि जो शिक्षा हो वो व्यवहारिक हो, लेकिन इन्होंने अपने जो पाठ्यक्रम में जो इनके शिक्षक थे इन्होंने अपने पाठ्यक्रम में व्यवहारिक ना करके उसे एक तरह से व्यवहारिक शिक्षा ना देकर पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर दिया। इसीलिए औरंगजेब इनसे एक तरह से गुस्सा थे या जो भी थे, इस चक्कर में उन्हें सम्मान नहीं दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। गुरु शिष्य संबंध। उस समय गुरु शिष्य का क्या संबंध था? यद्यपि औरंगजेब ने भरे दरबार में अपने गुरु मल्ला शाह सलेह का अपमान और अनादर किया था, तथापि इसका अभिप्राय यह नहीं है कि गुरु भक्ति के प्राचीन आदर्श का पूर्ण लोप हो गया था। अपने पिता को बंदी बनाने वाले, भाइयों की हत्या करने वाले, राज सिंहासन पर अपना अवैध अधिकार स्थापित करने वाले और अपनी शक्ति और एवं श्रेष्ठता के मद से उन्मत्त होने वाले औरंगजेब का अपने गुरु के प्रति दुर्व्यवहार कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। उसके अभद्र व्यवहार को केवल अपवाद कहा जा सकता है, क्योंकि सामान्य रूप से समाज में शिक्षक का सम्मान होता था और छात्र उसके प्रति विनम्र एवं भक्तिपूर्ण थे। वे गुरु की सेवा करना और उसकी आज्ञाओं को शिरोधार्य करना अपना परम पुनीत कर्तव्य समझते थे। उनका विश्वास था कि गुरु की कृपा से ही उनको सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। शिक्षक भी छात्रों के प्रति स्नेह और पुत्रवत व्यवहार करता था। जिन मदरसों से छात्रावास संलग्न थे उनमें शिक्षक और छात्रों का निकट और निरंतर संपर्क रहता था। शिक्षक पग पग पर उनका पथ प्रदर्शन करता था, उनके मस्तिष्क को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करता था और प्रशंसा एवं निंदा का प्रयोग करके उनमें अच्छी आदतों और अच्छे चरित्र का निर्माण करता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुरु
शिष्य के आदर्श संबंध की जो श्रेष्ठता परंपरा वैदिक काल में आरंभ हुई थी, वह मुस्लिम काल में यथावत बनी रही। डॉक्टर F.E. के शब्दों में शिक्षक और छात्र का संबंध वैसा ही था जैसा कि ब्राह्मणीय शिक्षा में था। मतलब ये है कि जो वैदिक काल में संबंध था गुरु और शिष्य का, काफ़ी हद तक वही था। हालांकि औरंगजेब जैसे कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने गुरु का अनादर किया, लेकिन फिर भी शिक्षक को सम्मान प्राप्त था। निष्कर्ष यही निकलता है। आइए देखते हैं शिक्षा का संरक्षण। यह तथ्य निर्विवाद है कि संपूर्ण मुस्लिम काल में शिक्षा को राज्य का संरक्षण प्राप्त हुआ। साथ ही ये कथन भी विवाद रहित है कि लगभग सभी मुस्लिम शासकों ने मकतबों और मदरसों की स्थापना करके शिक्षा के प्रति अपने प्रेम और उदारता का परिचय दिया। उपर्युक्त दोनों धारणाओं की पुष्टि में डॉक्टर F.E. का अग्रांकित मत उद्धृत करना असंगत न होगा। भारत में मुस्लिम शासकों ने शिक्षा के प्रति सामान्य अत्यधिक रुचि प्रदर्शित की और उनमें से अनेक ने अपने राज्य में विभिन्न स्थानों पर मकतबों, मदरसों और पुस्तकालयों का शिलान्यास किया। शासकों के उदाहरण का उनके अनेक प्रभावशाली प्रजाजनों द्वारा अनुकरण किया गया। विद्वानों, कवियों और उन अन्य साहित्यिक मनुष्यों को राज्य या अमीरों के संरक्षण के कारण बहुधा प्रोत्साहन प्राप्त हुआ था। छात्रों को बहुधा शिष्यवृत्तियां और छात्रवृत्तियां दी जाती थीं। ये देख लीजिएगा, ये डॉक्टर F.E. के अनुसार है। ये कभी कभी ये भी आ जाती हैं। आगे देखते हैं शिक्षा की अनिवार्यता, कि शिक्षा किसके लिए अनिवार्य थी या नहीं थी। आइए देखते हैं। मुसलमानों द्वारा शिक्षा को व्यक्ति के जीवन के लिए 3 मुख्य कारकों से अनिवार्य माना जाता था। पहला, कुरान शरीफ में ज्ञान प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बताया गया है। दूसरा, मुसलमानों द्वारा मोहम्मद साहब के इस कथन में विश्वास किया जाता है, जो छात्र ज्ञान की खोज करता है उसे ईश्वर स्वर्ग में उच्च स्थान प्रदान करता है। तीसरा, इस्लाम धर्म में कहा गया है, जो मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है वह धार्मिक कार्य करता है, जो ज्ञान की बात करता है वह ईश्वर की प्रशंसा करता है, जो ज्ञान की खोज करता है वह ईश्वर की उपासना करता है। तो इसलिए ये अनिवार्य माना गया था, क्योंकि कुरान जो है उनकी जो इनका ग्रंथ है एक तरह से, तो उसका उन्हें ज्ञान होना चाहिए कि कुरान में क्या दिया हुआ है। ठीक है। और ये मोहम्मद साहब के जो शब्द थे कि जो छात्र ज्ञान की खोज करता है उसे ईश्वर स्वर्ग में स्थान देता है, तो इनके 3 ये जो थे मान्यता थी, तो उसकी वजह से ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य मानते थे ये लोग। जो ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो फिर कैसे इन्हें ये सब प्राप्त होगा। आगे है, इस प्रकार की धार्मिक पृष्ठभूमि में शिक्षा को बहुत ब्लर हो रहा है, बहुत दिक्कत आ रही है मुझे। अब सही हुआ। शिक्षा को व्यक्ति के लिए अनिवार्य समझा गया। यही कारण था कि सभी मुस्लिम शासकों और ज्ञान प्रेमी व्यक्तियों ने मकतबों और मदरसों की स्थापना करके और उनमें निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करके जनसाधारण के लिए शिक्षा को अधिक से अधिक सुलभ बनाने का प्रयत्न किया। आगे देखते हैं सांस्कृतिक एकता की अभिवृद्धि। मुस्लिम शासकों के आरंभ में मकतबों और मदरसों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा केवल मुसलमानों तक ही सीमित थी और उनमें हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध था। सिकंदर लोदी के समय से यह प्रतिबंध हटा दिया गया। फलस्वरूप सभी जातियों के लिए मकतबों और मदरसों में प्रवेश करके मुसलमानों के साथ शिक्षा ग्रहण करने लगे। देखिए, शुरू में हिंदुओं की शिक्षा पर रोक लगी हुई थी, बाद में लेकिन हटा दी गई थी। किसके टाइम में? सिकंदर लोदी के टाइम में। इस प्रकार मुस्लिम शिक्षा संस्थाओं ने सभी जातियों के हिंदुओं और मुसलमानों में पारस्परिक संपर्क स्थापित किया, जिसके 2 सुंदर परिणाम दृष्टिगोचर हुए: जातीय बंधनों की समाप्ति और सांस्कृतिक एकता की अभिवृद्धि। देखिए, ये क्वेश्चन बन के आ जाता है कि मुस्लिम शिक्षा संस्थाओं ने सभी जातियों के हिंदुओं और मुसलमानों में पारस्परिक संपर्क स्थापित किया, तो इसके क्या 2 परिणाम हुए? तो ये थे, जातीय बंधनों की समाप्ति हुई उससे और सांस्कृतिक एकता की अभिवृद्धि हुई। ये डॉक्टर F.E. के अनुसार मुस्लिम शिक्षा ने जाति के बंधनों को तोड़ने में सहायता दी और भारत की संस्कृति
सांस्कृतिक एकता की अभिवृद्धि की। ये आ सकता है, आप लोग इसे भी अच्छी तरह देखिएगा। आगे देखते हैं जल्दी जल्दी। भाषा व विज्ञानों को प्रोत्साहन, ये मुस्लिम शिक्षा की विशेषताएं चल रही हैं, ध्यान रखिएगा। इन्होंने भाषा व विज्ञानों को प्रोत्साहन दिया। मुस्लिम युग में फारसी और विज्ञानों को अत्यधिक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। इसका कारण यह था कि फारसी सभी मुस्लिम शासकों की राजभाषा थी, अतः इस भाषा के विद्वानों को राजपदों के लिए बहुत मांग थी। इसी प्रकार विज्ञानवेत्ताओं की भी मांग थी। उक्त दोनों मांगों को पूर्ण करने के लिए मुस्लिम युग में फारसी भाषा और विज्ञानों की शिक्षा का प्रधान लक्ष्य निर्धारित किया गया। गन्नार मेडल का कथन है, क्योंकि पदाधिकारियों, प्रशासकों, शिल्पियों और इस प्रकार के अन्य व्यक्तियों की बहुत मांग थी, इसीलिए भाषा और विज्ञानों को शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया गया। आगे साहित्य व इतिहास का विकास। मुस्लिम युग में साहित्य और इतिहास का पर्याप्त विकास हुआ। अनेक मुस्लिम शासक विद्या के प्रेमी और विद्वानों के संरक्षक थे। संरक्षण प्राप्त विद्वानों का आर्थिक चिंता से मुक्त होना और इसके फलस्वरूप उनके द्वारा साहित्य सृजन के प्रति ध्यान दिया जाना स्वाभाविक था। यही कारण था कि मुस्लिम युग में नीति, दर्शन आदि विषयों पर साहित्य का निर्माण हुआ और रामायण, महाभारत आदि हिंदू ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया। भारत में क्रमबद्ध इतिहास का लेखन सर्वप्रथम मुस्लिम काल में ही आरंभ हुआ। इस काल से पूर्व हमें ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमिक वर्णन बहुत कम मिलता है। देखिए, ये ध्यान रखिएगा कि भारत में क्रमबद्ध इतिहास का लेखन कब से प्रारंभ हुआ, तो ये मुस्लिम काल में हुआ। ठीक है। कलहन की राजतरंगिणी को अवश्य इतिहास की कोटि में स्थान दिया जाता है, पर इस प्रकार की किसी अन्य पुस्तक की रचना मुसलमान शासकों के समय से पूर्व नहीं हुई। इन शासकों में से कुछ ने अपने संस्मरणों और आत्मकथाओं के रूप में इतिहास लिखे एवं अपने दरबारों में इतिहासकारों को संरक्षण प्रदान किया। इन इतिहासकारों में जियाउद्दीन वर्णी का तरीके फिरोजशाही, अबुल फजल का अकबरनामा और बदायूनी का मुंतखब उत तवारीख इतिहास के बेजोड़ ग्रंथ हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये नाम बड़ा अजीब सा है, मुंतखब उत तवारीख। ये उर्दू के नाम होते हैं आई थिंक, या जो भी है पता नहीं, इनका मतलब हमें नहीं पता कि क्या है। चलिए आगे देखते हैं। इसकी ये लास्ट विशेषता है मुस्लिम शिक्षा की, धार्मिक व लौकिक शिक्षा का समन्वय। मुस्लिम शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी धार्मिक और लौकिक शिक्षा का समन्वय। मकतबों में बालकों को कुरान की आयतें कंठस्थ कराई जाती थीं, साथ ही उनको अंकगणित, बातचीत करने का ढंग, पत्र लेखन कला और अर्जीन वीसी आदि जीवनोपयोगी विषयों का अध्ययन कराया जाता था। मदरसों में छात्रों को नियमित रूप से कुरान का अध्ययन करना पड़ता था। इसके अतिरिक्त उनको भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र आदि विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इस प्रकार शिक्षा के दोनों स्तरों पर धार्मिक और लौकिक विषयों का समावेश था। तो ये इसकी धार्मिक और लौकिक शिक्षा थी, ये इसकी विशेषता है। इसमें कुरान का प्रतिदिन अध्ययन कराया जाता था मकतबों में, और उसकी जो आयत थी वो बिल्कुल याद कराई जाती थी। ठीक है। अंक गणित का या बातचीत करने का या पत्र लेखन का, ये सारे विषय शामिल थे। भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, ये सारे शामिल थे। मतलब कि शिक्षा के दोनों स्तर थे, मतलब धार्मिक और लौकिक दोनों विषयों का समावेश था। तो ये क्या है, मुस्लिम शिक्षा की विशेषता। ये हमारा टॉपिक फिनिश हो गया है कि मुस्लिम शिक्षा की विशेषताएं क्या थी, जो कि प्राचीन भारतीय शिक्षाओं की एक विशेष शिक्षा थी, मुस्लिम शिक्षा। तो ये इसका टॉपिक आज फिनिश हो गया है। आप लोग देख लीजिए अच्छे से, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।